गुड मॉर्निंग साथी। हम एक लेक्चर में राजस्थान नदियों का तंत्र पढ़ रहे थे। आज उसमें बंगाल खाड़ी में एक लास्ट नदी है बंगाल खाड़ी अफातंत्र की। वो नदी है आपके पास चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र ज्यादा उलझने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। फोटो वोटो डायग्राम के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है कि इसके जो सीधे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के ऊपर बात करने की कोशिश करें आप लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहली स्थिति रहती है इसका उद्गम कहां है। पहली बात तो यार इसका उद्गम कहां है। फिर हम ये कहें कि इसके उपनाम क्या है, उपनाम क्या है। फिर अगर हम बात करें कि इसका राजस्थान में प्रवेश स्थल कौन सा है, राजस्थान में प्रवेश स्थल। फिर बाद में एक प्रश्न आता है इसकी लंबाई का। ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज है और इसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे मेरे हिसाब से। इस बेसिक नॉलेज को आप लोग देखो। उद्गम की बात करोगे सबसे पहले स्टेट की बात आएगी तो उसको कहेंगे हम एमपी में। पर्वत श्रेणी की बात आएगी तो हम कहेंगे विंध्याचल, विंध्याचल। और मूल रूप से इसकी अगर पहाड़ी की बात करो तो इसकी मूल पहाड़ी वो है जनापा, जनापा पहाड़ी। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज और है कि किस क्षेत्र में है नहीं है, सरदारपुर आधार पता नहीं क्या क्या, तो वो चीजें आपको नहीं पूछी जाती है। तो लेकिन आपको बस इतना सा याद रखना है, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। और ये जनाबा पहाड़ी है और ये जनाबा पहाड़ी मूल रूप से कहां है अगर हम देखें तो इसको अगर चाहिए कभी तो ये रहता है मानपुर के निकट। एक जगह पड़ती है मानपुर के निकट में ही। और क्षेत्र अगर कोई है तो इसका वो है महू क्षेत्र है। इतना नहीं, परीक्षा में अब तक जो भी आया या तो जनाबा आया है या फिर ये एमपी विंध्याचल आया है। बात करो उपनाम की, उपनाम इसको क्या बोलते हैं। एक नाम इसका है चांबेला, एक नाम इसका चर्णवती, और इसी को हम कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। और इसी को कहा जाता है बारह मासी, बारह मासी। बारह मासी के लोग या नित्यवाही नदी के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी का नाम है नित्यवाही नदी। आगे सिस्टम लिखा है कि इसका राजस्थान में प्रवेश स्थल क्या है। ये एक अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में प्रवेश स्थल की बात करें तो हम पढ़ते हैं एक लाइन को, चौरासीगढ़ के निकट, चौरासीगढ़ के निकट। निकट कौन है, चित्तौड़गढ़ है। चौरासीगढ़ के निकट चित्तौड़गढ़। अब इसकी लंबाई में बड़ी समस्या है, इसकी लंबाई है कितनी। आपको अगर पुराना आंकड़ा मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 966 किलोमीटर, और इसको नया आंकड़ा मिलेगा तो मिलेगा आपको 1051 या 1052, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसकी कंडीशन क्या है हम बात करेंगे। यहां तक तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। हम बात करें इसकी राजस्थान में लंबाई, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना इसको देखना। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में अगर लंबाई की बात करो तो इसको हम लोग किस तरह से देखें। हमारे पास ये इस तरह से कंडीशन बनती है, यहां पे ये जिले इस तरह से बन जाते हैं और इस तरह से यहां से बनने के बाद ये इस तरह से, और इधर हमारे पास ये है कंडीशन। दक्षिण दिशा की ओर से ये नदी बहकर आती है इस तरह से। हमें इसको कोई काम नहीं, कहां से नहीं आई वो हमने लिख लिया। यहां से प्रवेश करने के बाद ये इस तरह से बहती है यहां पर हमारे पास, और यहां आने के बाद इस बाउंड्री पर आ जाती है, और बाद में ये इस बाउंड्री के सहारे सहारे आगे बढ़ती है। और यहां एक जिला पड़ता है हमारे पास बाउंड्री के यहां पे, उस जिले का नाम है आपका धौलपुर, धौलपुर। और धौलपुर जिले से बाहर चली जाती है और इधर से फिर एक नदी आती है इस तरह से। इस नदी का नाम है आपका यमुना, यमुना। इस यमुना में एक जगह पड़ती है यूपी में, उस जगह का नाम है मुरादगंज, मुरादगंज। इस मुरादगंज यूपी में यमुना में मिल जाती है।
मुरादगंज यूपी में अमला में मिल जाती है। अब यहां से देखो, ये जो लंबाई है राजस्थान के अंदर, यहां पे ये लंबाई है 135 किलोमीटर, 135, और यहां से लेकर यहां तक, इधर हमारे पास एमपी है और इधर हमारे पास राजस्थान है, और ये दोनों के बीच की जो लंबाई है, ये लंबाई आपके पास है 241 किलोमीटर। इट मींस राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। एमपी राजस्थान के बीच सीमा कितनी बना दी है? 241 किलोमीटर। इसीलिए आपकी बहुत सारी किताबों में इसको क्या कर रखा है? 135 प्लस 241 और बराबर करके लिखा कि 376, कि 376 किलोमीटर राजस्थान में बहती। दोस्त ये गलत है, 376 किलोमीटर राजस्थान में नहीं बहती है। केवल प्रश्न पूछेगा राजस्थान में कितनी बहती है, इसका उत्तर 135 किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तब जाकर आप 376 कर सकते हैं। और एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है, भारत में किन्हीं दो राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदी अगर कोई है तो ये चंबल ही है। इसको बना लीजिए फटाफट इतना सा, फिर मैं आगे कुछ और लिख पाता हूं फटाफट। ऊपर का लिखा है क्या? इसको बना लिया फटाफट। थोड़ा स्पीड से लिखना, इस चंबल को आज खत्म करेंगे हम लोग, है ना। बोलिए। हो गया, बोल लाइन को, लिखे लाइन को, लाइन को लिखें। भारत में, भारत में दो राज्यों के बीच, भारत में दो राज्यों के बीच किसी नदी द्वारा, भारत में दो राज्यों के बीच किसी नदी द्वारा बनाई गई, बनाई गई सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा चंबल की ही है, चंबल की ही है। यानी दो राज्यों के बीच नदी सीमा बना रही है, वो सबसे लंबी सीमा अगर कोई बनाती है तो चंबल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी बड़ी कोई भी आज इस बात पर, सबसे लंबी नदी तथा विश्व में, तथा विश्व में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, तथा विश्व में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो इसको इंग्लिश में लिखेगा, अवनलिका न लिखकर आपको एक शब्द लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, GULLY, गली एरोजन। ध्यान रखना, अवनलिका अपर्दन लिखकर गली एरोजन लिखेगा, वहां ढूंढते रह जाओगे कहां से क्या आ गया। GULLY, गली एरोजन, EROSION।
गली एरोजन करती है तथा उत्खात स्थलाकृति क्वेश्चन लिखें बेडलैंड टोपोलॉजी का निर्माण करती है। उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोलॉजी का निर्माण करती है। नेक्स्ट लाइन, जल आपूर्ति की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, जल आपूर्ति की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। इसका मतलब यह है राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं से मिलता है तो कहां से मिलता है? चंबल से। इसका मतलब सर्वाधिक सतही जल इसके अंदर है पानी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, सर्वाधिक सतही जल इसके अंदर है। नेक्स्ट लाइन, विश्व का दुर्लभतम प्राणी गांगेशूस या इसको लिखा जा सकता है गांगेयसु या गांगेयसु। बस लिखना डॉल्फिन मछली का प्रकार, एक तरह से डॉल्फिन मछली का प्रकार, गांगेयसूस या गांगेयसु, डॉल्फिन मछली का प्रकार, गांगेयसूस या गांगेयसु, डॉल्फिन मछली का प्रकार इसी नदी में पाया जाता है, नीचे नोट डाल के ना लिखो, वर्ष 2009 में भारत सरकार ने डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। फिर देखो इसमें एक चीज देखें हम लोग, एक लाइन को लिखो फिर आगे लिखवा दूंगा, एक लाइन को लिखो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में राजस्थान से शामिल होने वाली एकमात्र नदी कौन सी होगी? एकमात्र नदी चंबल, एकमात्र नदी। नेक्स्ट लाइन को लिखो, राजस्थान का सबसे लंबा पुल गेंदा मखीता कोटा में इसी नदी पर बना हुआ है, और भविष्य में कोटा में ही जरेल के बालाजी का पुल का निर्माण होगा, घोषणा हुई है, जरेल का बालाजी का पुल निर्माण होगा जो सबसे लंबा होगा, यानी राजस्थान में सबसे लंबा ये होगा भविष्य में। इसकी मीटर लंबाई होगी लगभग 1880 मीटर। ये जरेल के बालाजी की लंबाई है 1880 मीटर, और ये जो गेंदा मकीता है इसकी लगभग 1540 मीटर के आसपास की लंबाई है, 1540 मीटर के आसपास।
1540 या 1560, 1560 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। 1560 मीटर गेंदाबाकी था। तो अभी तो ये है सबसे लंबा, और भविष्य में होगा ये वाला, याद रखना, जलेर बालाजी। ठीक है। फिर आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा, हैंगिंग ब्रिज, सुना है? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज का मतलब ये होता है सिंपल सा तार के ऊपर झूलने वाला पुल, यानी उस नदी में नीचे कॉलम नहीं होते हैं, वो पूरा तार के ऊपर लटका हुआ होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग ब्रिज। गांव की भाषा में हैंगिंग हिला, हिलोरा देते हैं, हिंदा होता है, हिंदा, समझते? झूला जिसको कहते हैं, तो हैंगिंग ब्रिज है। तो आपको याद रखना, राजस्थान का ये पहला हैंगिंग ब्रिज है, जबकि तुम्हारी किताबें कहेगी एकमात्र हैंगिंग ब्रिज। मैं क्या कह रहा हूं? ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, और दूसरा हैंगिंग ब्रिज बन रहा है, और दूसरा जो है वो आधा बन चुका, वो भी। कहां बन रहा है, कोई बता सकता है? दूसरा राजस्थान में दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहां बन रहा है? किसको आइडिया हो तो बताओ। कहीं पढ़ा हो किसी ने, बोले पढ़ के? नहीं? लिखो एक लाइन को, एक लाइन को लिखो। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज इसी नदी पर, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज इसी नदी पर कोटा में, कोटा में 1.4 किलोमीटर लंबा, 1.4 किलोमीटर लंबा बना हुआ है, बना हुआ है, जिसका उद्घाटन, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त, 29 अगस्त 2017 को, 2017 को उदयपुर में, उदयपुर में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम, महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 2017 में एक सभा का आयोजन इस खेलगांव स्टेडियम उदयपुर में होता है। उस समय इस राजस्थान के जितने भी बड़े नेशनल हाईवेज थे, जिस किसी की घोषणा करनी थी, जिस किसी को उद्घाटन करना था, किसी का शिलान्यास करना था, वह हाईवे सारे के सारे का उद्घाटन, शिलान्यास सबका सब इस उदयपुर के खेलगांव में हुआ था। इसीलिए कह रहे हैं हैंगिंग ब्रिज बना हुआ तो कोटा में है, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में हुआ था, यानी वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। मोदी जी ने उसका उद्घाटन यहां पे किया। ये 1.4 किलोमीटर लंबा है। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी, कोटा में इसके ऊपर एक चंबल रिवर फ्रंट बना है, बनाए? सबको पता है, ऐसा प्रश्न आता नहीं है क्योंकि उलझन वाला प्रश्न है, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट बना है, इसके ऊपर कोटा में बना है। उसका उद्घाटन सितंबर 2023 में हुआ था, और इसके लिए एक स्लोगन बनाया, थीम बनी है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। और एक साथ वो दीपिका पादुकोण है, और एक और कोई हीरो है, जिनको दोनों को इस स्लोगन थीम को जो है प्रचार करने के लिए विदेशों तक भेजा गया, यानी यूं कह लो कि प्रचार कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, और प्रचार करने के लिए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने दोनों ने स्लोगन बनाया था। तो ये थोड़ा सा देखें, आप लोगों को भी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार के कितने मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, अगर कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखना, ये प्रोजेक्ट 7 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं। कितने मंत्रालय? 7 मंत्रालय। खोज भी नहीं सकते हम लोग, हमारे को लगता है एक ही मंत्रालय होगा, नहीं, उसके अंदर 7 मंत्रालय, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को लिखें, नेक्स्ट लाइन, चंबल का राजस्थान में बहने का क्रम, चंबल का राजस्थान में बहने का क्रम, यानी राजस्थान में कहां का बहती है, कौन कौन से जिले में बहती है, बहने का क्रम। आएगी कहां से, हमने कहा चित्तौड़गढ़ जिले में आएगी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कहां जाएगी, याद रखना, कोटा, कोटा से कहां जाएगी, याद रखिएगा, बूंदी, बूंदी से वापस कोटा आएगी, लेकिन हमने को ले जानी अब इसको सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कहां ले जानी इसको, करौली, और करौली के बाद इसको किधर बाहर निकालनी है, धौलपुर। ये याद रखना बस, ठीक है, धौलपुर।
अब अगर हम एक और चीज देखें यहीं पे, मान लीजिए ये हमारे पास पहाड़ी है जनापाव, जनापाव पहाड़ी, ठीक है। और इधर से ऊपर से एक नदी आ रही है जो हमने पहले भी कहा है, ये ऐसे बह रही, इस नदी का नाम है यमुना, यमुना नदी। और हमारे को बेसिक सा लिखना था इसलिए हमने इसको इतना सा बनाया है, यहां से वो नदी इस तरह से उद्गम हुई, इस तरह से बही, इस तरह से आई और आके इधर मिलकर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये इसका उद्गम बिंदु है और ये इसका मोहाना है, हमने लिखा है मुरादगंज में मोहाना। इसके ऊपर बांध बना एक, फिर बांध बना दो, फिर बांध बना तीन, हम थोड़ा ऊपर तक लाए, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए, ये चार। एक बांध का नाम है गांधी सागर, इसको आगे चैप्टर में वापस पढ़ेंगे हम लोग, गांधी सागर। एक का नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। एक का नाम है कोटा बेरा, सॉरी जवाहर सागर लिखना था, जवाहर सागर, जवाहर सागर। और लास्ट में लिखना था कोटा बैराज, कोटा बैराज। इसको हम आगे परियोजना वाले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। ये जो बांध है तीन, ये तीनों ही बांध 100 किलोमीटर दायरे में, 100 किलोमीटर दायरे में, और इन 100 किलोमीटर दायरे में ही, और तीनों ही बांध पर जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन। इसीलिए एक लाइन लिखी जाती है, चंबल विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध बने हुए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन होती है। ऐसा कोई विश्व में नदी नहीं है। लेकिन उल्टा प्रश्न आता है आपको कि चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का क्रम क्या है, तो आप कैसे याद रखोगे, गाराज को हम ऐसे पढ़ते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ये उद्गम से मुहाने की ओर जा रहे हैं, ये उद्गम इधर है और इधर इसका मुहाना है। और अगर उल्टा आ जाए कि मुहाने से उद्गम की ओर जाओ, तो ये मुहाना है और ये उद्गम है, तो आपका ये घाप और गाराज को यानी गांधी सागर की बात कर रहा है, र से आपका राणा प्रताप सागर की बात कर रहा है, ज से आपके जवाहर सागर की बात कर रहा है, और को से आपकी कोटा बैराज की बात कर रहा है। बैराज किसको कहते हैं कि ऐसा बांध या ऐसा तालाब जिसका निर्माण केवल और केवल सिंचाई के उद्देश्य से होता है, उसको बैराज कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन को लिखो, एक लाइन को लिखो, चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर, चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर, चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर बनाए गए बांधों का क्रम, चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर बनाए गए बांधों का क्रम। और ये बाद में बना लेना, ठीक है। इतना सा स्लाइड रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, बाद में बना लेना, ये स्लाइड यहीं पर है, बाद में बना लेना आप लोग, बांधों का क्रम, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे चंबल की सहायक नदियां, और उसी फॉर्मूले लिखेंगे सहायक नदी का नाम, तो इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, और चंबल में संगम, चंबल में संगम, ठीक है। सबसे पहली नदी का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे, बामनी, या इसको लिखते हैं वापनी, या इसी को लिखते हैं ब्राह्मणी, बामनी, बापनी या ब्राह्मणी। उद्गम की अगर बात करोगी तो इसका उद्गम होता है हरिपुरा, चित्तौड़गढ़, हरिपुरा चित्तौड़गढ़। और अगर इसके संगम की बात करो तो आप पढ़ते हो इसको बैसरौड़गढ़, बैसरौड़गढ़, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़। यहीं पे हम एक अगर लाइन देखो जो आप लोग वैसे जानते होंगे मेरे हिसाब से, कि ये जो बैसरौड़गढ़ है, इस बैसरौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर या वेल्लुरु कहते हैं। सुना ये बात आपने, आपने वेल्लोर या वेल्लुरु कहा जाता है, पहली कंडीशन तो ये। फिर आपने पढ़ा होगा कि ये दुर्ग राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है,
राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग। पहला जल दुर्ग आपका घाघरोन किला है, जो हम इसी में आएगा, वो भी इसी में आएगा। राजस्थान का दूसरा जल। मेरे को कोई बता सकता है इसको राजस्थान का वेल्लोर या वेल्लुरु क्यों कहते हैं? पता सब नहीं क्यों कहते हैं, ये बताओ मेरे को। राजस्थान का वेल्लोर या वेल्लुरु क्यों कहा जाता है? ऐसा कोई है क्या दिमाग किसी के पास? आर्ट एंड कल्चर में खूब पढ़ा मेरे को, मैं जानता हूं इस बात को। इसको राजस्थान का जल दुर्ग कहता है, राजस्थान का वेल्लुर कहता है, और ये भैंसलोडगढ़ में है, और ये चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है। और कहीं पढ़ा होगा इसका निर्माण वैसा शाह नाम का एक व्यापारी था, उसने भी बनवाया था। कोई किसी को पारस पत्थर मिला था, बहुत सारी कहानी पढ़ते हैं। राइट साइड का थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहूँ, इसको वेल्लोर क्यों कहते हैं? इसको वेल्लोर कहने का कारण यह है, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है वेल्लोर। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है वेल्लोर, और वो वेल्लोर जो जगह है उस नदी का नाम है पलार। पलार नदी के किनारे का वेल्लोर, और यहां पर इस चंबल और इस बामनी के संगम का भैंसलोडगढ़ दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, और कोई वेल्लोर कहने का रीजन नहीं है। तमिलनाडु में जगह है वेल्लोर, और उस नदी का नाम है पलार। उसके किनारे का जो दृश्य है वो और यहां का दृश्य सेम, इसलिए इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बाकी आपको पूछेगा नहीं कभी, है ना, कि इसको वेल्लोर क्यों कहते हैं, नहीं पूछेगा। समझ में बात को? तो इस बात को याद रखिएगा। ये पहली नदी है। हम चलते दूसरे नंबर पे, सेकंड नदी। ये पहली नदी लिखी, सेकंड नदी का नाम अगर बात करो तो नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम कोई बता सकता है क्या? काली सिंध का उद्गम बागली गांव, एमपी, देवास के आसपास का बेल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बागली गांव एमपी। इंपोर्टेंट कहां मिलेगी? नानुरा या नानेरा, कोटा। मेरे दोस्त इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईआरसीपी परियोजना में, ईआरसीपी पूरी राजस्थान नहर परियोजना में पहला बांध नानोरा, नावेबेरा, नेनुरा कुछ भी आए, वो बांध बन चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, पानी भर दिया है, गेट भी खोल रहे हैं, इसलिए नानूरा बांध इंपॉर्टेंट है। ये नानूरा बांध किस नदी पर बना? इसका उत्तर क्या होगा? काली सिंध नदी पर बना हुआ है, और उसके बाद जो पानी आएगा वो पानी अब चंबल में जाएगा। समझ में आई बात को? ये प्रश्न आप लोगों से हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इसी काली सिंध के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आहू नदी। सुना है नाम? आहू। ये जो आहू नदी है, आहू, आहू नदी राजगढ़ क्षेत्र एमपी से आती है। राजगढ़ क्षेत्र एमपी से आती है, एमपी से आती है, और करती क्या है? ये झालावाड़ दुर्ग के समीप काली सिंध में मिलती है। किसमें मिलती है? झालावाड़ दुर्ग के समीप, या झालावाड़ में वो घाघरोन दुर्ग है, आती है, और झालावाड़ में, झालावाड़ में घाघरोन दुर्ग के समीप, के समीप काली सिंध में मिलती है, काली सिंध में मिलती है। इसीलिए आप क्या कहते हो? घाघरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो आप कहते हो काली सिंध आहू के संगम पर। पढ़ते लाइन को, काली सिंध आहू के संगम पर है, और ये झालावाड़ में है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, इस फॉर्मेट का है, ठीक है। ये राजगढ़, इसको राजगढ़ नहीं लिखना है, राजगढ़ नहीं है ये जगह, राजगढ़ से परवन आती है ना, तो को सुसनेर लिखना, सुसनेर, सुसनेर। फिर नीचे एक लाइन और लिख लेना, यहीं पे लिखवा लेता हूं, सुसनेर। एक लाइन और लिखना है, एक लाइन को लिखें, एक लाइन को लिखें। एमपी के राजगढ़ क्षेत्र से, एमपी के राजगढ़ क्षेत्र से, एमपी के राजगढ़ क्षेत्र से परवन नदी, परवन नदी
आती है, परवन नदी आती है और बारां के पास काली सिंध में मिल जाती हैं। बारां के पास काली सिंध में मिल जाती हैं। एक और लाइन को लिखें, एक और लाइन को लिखना है। उजाड़, निवाज, छापी, धार, उजाड़, निवाज, छापी, धार आदि परवन की सहायक नदियां हैं। आदि परवन की सहायक नदियां हैं। आदि परवन की सहायक नदियां हैं। तीसरा नंबर डाल रहे हैं, नदी का नाम है पार्वती। उद्गम सीहोर पहाड़ियां, सीहोर पहाड़ियां ये भी एमपी में है। सीहोर पहाड़ियां एमपी। और संगम की बात करोगे तो संगम मिलेगा आपको पाली घाट। कल परसों का एक फोटो था बहुत शानदार तरीके से यहां से अखबार में, पाली घाट सवाई माधोपुर, पालीघाट सवाई माधोपुर, पालीघाट सवाई माधोपुर। इसके नीचे भी एक लाइन लिखें, एक लाइन को लिखना है, लहासी, बरनी, बैंथली, खीरिया, अंधेरी, दूबराज, कूल, लहासी, बरनी, बैंथली, खीरिया, अंधेरी, दूबराज, कोल आदि पार्वती की सहायक नदियां हैं। 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 नेक्स्ट, चौथे नंबर पर नदी लिखे बनास। सब डिटेल इसको आगे लिख चुके हम लोग। बनास। उद्गम हमने लिखा खमनौर पहाड़ी, खमनौर पहाड़ी। और संगम हमने लिखा था रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो नदियां हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते नहीं है लेकिन हमारे को आना चाहिए। एक नदी का नाम आता है घोड़ा पछाड़। सुना नाम कभी? घोड़ा पछाड़, ये नदी है का। एक आता है मेज नदी, एक घोड़ा पछाड़ नदी, एक मेज नदी और एक और शब्द है एरू नदी। एरू नदी, ये बहुत अच्छे प्रश्न है कि है कहां। ये चंबल में मिलती है लेकिन हम पता नहीं चलता आई कहां से। ये मिलती सब कहां पर है? चंबल में मिलती है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है। घोड़ा पछाड़ नदी जो है ये बूंदी के हिस्से में है। मेज नदी है ये भी बूंदी के हिस्से में है। और एरू नदी है ये भीलवाड़ा के हिस्से में है। और भीलवाड़ा में एक पठार पड़ता है उसका नाम है आरोली पठार। इस आरोली पठार से इसका उद्गम होता है आरोली। आरोली पठार, इस आरोली पठार से उद्गम होता है और बूंदी का जो बरहड़ वाला क्षेत्र है उस बरहड़ वाले क्षेत्र में बहती है और बहने के बाद उधर जवाहर सागर की तरफ चली जाती है। उधर चली जाती है। नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन और लिखना, एक एक्स्ट्रा लाइन और है, एक एक्स्ट्रा लाइन और है। लिख लिया क्या? बोलो अगली लाइन को लिखो। झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में आहू नदी से
झालावाड़ जिले में आहू नदी से 5 किलोमीटर लंबी 5 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर अतिरिक्त पानी को चौली नदी में डाला गया। चौली नदी में डाला गया। यह राजस्थान में कृत्रिम संगम है। कृत्रिम संगम है। नदियां प्राकृतिक रूप से तो संगम बनाती है, लेकिन एक कृत्रिम रूप से है कि मनुष्य ने दो नदियों को मिला दिया, एक आहू को और एक चौली को। एक्स्ट्रा पानी आया वो चौली में डाल दिया। ये थोड़ा सा देखना, आपको ये प्रश्न आ सकता है। इसकी गहराई वगैरह लंबाई सब कुछ है, और ये निकलने के बाद इस बेल्ट में सरसों की खेती बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। ये पूरा चैप्टर था हमारा बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र का। इतना सारी चीज हमने इस बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र पढ़ी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा इसी अफवाह तंत्र के हिस्से में, वो रहना हमारे पास अरब सागर अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। इस अरब सागर अफवाह तंत्र में देखोगी तो हमारे को नदियां कौन कौन सी पढ़नी है। एक नदी पढ़नी है आपको माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र। एक पढ़ना है इसमें आपको लूणी नदी तंत्र। एक पढ़ना आपको इसको साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र। और एक पढ़ना इसमें आपको पश्चिमी बनास नदी तंत्र। पश्चिमी बनास नदी तंत्र। ये पूरा एक चैप्टर का हिस्सा। क्लियर बात को। इस चैप्टर को पढ़ना हमारे को, और इसी में से कुछ ना कुछ एक आध प्रश्न हमारे पास आएगा जिसको हमारे को आना चाहिए। तो ये अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा है जिसको हम पढ़ेंगे। और इसमें अगर आप चाहो तो फटाफट एक हेडिंग डालो। इस साबरमती को लिखवा देता हूं अभी, फटाफट हेडिंग डालो अरब सागर अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। और इसमें लिखो सबसे पहले, क्योंकि बड़ी है इसलिए इसको आप लिखे हैं ना, लिखो साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र। देखो इस साबरमती नदी तंत्र की स्थिति क्या है। सिंपल सी कहानी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साबरमती को अगर देखोगी तो सबसे पहली कहानी आती है इसके उद्गम की। तो उद्गम में बड़ा लफड़ा है, इस बात को याद रखना। इसका मूल उद्गम की अगर बात करोगी, मूल उद्गम तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पदराड़ा। पदराड़ा। और आपकी किताबें खोलोगी तो उसको कहीं लिखा पदराड़ा, कहीं लिखा पादरला, मर्जिया जो लिखा, ठीक है पदराड़ा। वो क्योंकि उनको आता पता ही नहीं क्या है पदराड़ा। इस पदराड़ा गांव की पहाड़ी से निकलती है, और ये पदराड़ा गांव पड़ता कहां है। ये गांव है सायरा की तरफ। कहां पर है? सायरा, या क्वेश्चन हम लिख सकते हैं गोगुंदा, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। फिर होता क्या है, ये मूल धारा जो है, ये मूल उद्गम से निकलने के बाद ये नदी आती है फुलवारी नाल में। किस में आती है? फुलवारी नाल में। और इस फुलवारी नाल में आने के बाद इसमें नदी मिलती है वाकल, माजम, मेसवा, वेत्रक, सेई, हथमती। ये सब की सब नदियां जो है आकर इस फुलवारी नाल में, इस जिसको कहते हैं साबरमती, इस धारा मिलती है। और इस फुलवारी नाल में आकर इन सब के मिलने के बाद जो नदी बनती है, उस नदी को हम क्या कहते हैं? साबरमती। इट मींस अगर आपसे कभी पूछे साबरमती का उद्गम कहां, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो उसका राइट क्या होगा? फुलवारी। और किसके निर्माण से? ये सब मिलेगी तब जाकर उसका निर्माण होगा।
ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये सब मिलेगी तब जाकर फुलवारी की नदी यानी फुलवारी नाल में साबरमती बनेगी। फिर साबरमती के किनारे अगर बात करो तो दो प्रमुख शहर है, एक जिसका नाम है आपका अहमदाबाद और दूसरा आपका गुजरात का गांधीनगर। और ये साबरमती राजस्थान में केवल कितने किलोमीटर बहती है? ये केवल राजस्थान में 45 किलोमीटर राजस्थान में है। कितने किलोमीटर राजस्थान में है? 45 किलोमीटर। और बाकी सारी की सारी कहां है? गुजरात में है, गुजरात। तो अब इस थ्योरी को आप लोग अपने हिसाब से लिखना, ठीक है? मैंने मेरी कहानी बता दी पूरी। क्या लाइन लिखवानी पड़ेगी? लिख लोगे? लाइन लिखवानी पड़ेगी? समझ आ जाएगा? सीधी सी कहानी क्या है कि साबरमती नदी के मतलब क्या है कि उदयपुर जिले में गोविंदा सायरा क्षेत्र में पदरेड़ा गांव से निकलने वाली मुख्य जलधारा जो फुलवारी नाल में जाती है और वहां अन्य नदियां वाकल, माजम, मेसवा, वेत्रक, सेई, हतमती मिलने के कारण साबरमती नदी बनती है। राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है और आगे जाकर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर इसके किनारे हैं। और ये किस में विलुप्त होती है, यानी अपना पानी किस में डालती है? अगर ये पानी पूछे साबरमती किस में डालती है तो याद रखना इसका पानी उड़ेलती है खंभात की खाड़ी में। किस में उड़ेलती है? खंभात की खाड़ी में। क्लियर बात को? ये है पूरा पूरा कंसेप्ट। ओके, ये साबरमती का क्लोज। एक और है, मैं इसमें लिखवाना चाहूँ, लिखवा देता हूं फटाफट थोड़ा सा, ठीक है? बाद में लिख लेना आप लोग, ठीक है? मैं एक चीज और बता के चला जाता हूं। ये साबरमती का कंसेप्ट था। एक इसी में पश्चिमी बनास, क्या है? पश्चिमी बनास। इसमें क्या चीजें हैं? ये इसका उद्गम होता है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में उद्गम कहां होता है? तो एक पहाड़ी पड़ते हैं नया सनवारा गांव, नया सनवारा गांव की पहाड़ी से उद्गम, पहाड़ी से उद्गम। फिर होता क्या है? ये बहती है आबू पर्वत के चारों ओर। कहां बहती है? आबू पर्वत के चारों ओर बहते हुए, आबू पर्वत के चारों ओर बहते हुए कहां विलुप्त होती है? याद रखना, कच्छ की खाड़ी में। ऊपर वाला था खंभात की खाड़ी में, ये किस में है? कच्छ की खाड़ी में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में। और पश्चिमी बनास क्यों कहते हैं? तो हमारे को पता है पश्चिमी बनास की नदी है। इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी। उस सहायक नदी का नाम है सीपो, सीपो। और हम अगर कहें ये इसकी सहायक नदी है तो राजस्थान में एक अन्य सीप नदी है, एक अन्य सीप नदी है जो चंबल की सहायक है, जो चंबल की सहायक है। हम वहां लिखते नहीं होता, यहां लिखते खत्म। ये दोनों नदियां शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा दी मैंने, इतना ही आता है इस तरह से, ठीक है? इससे आगे जो चीजें हैं हम उसको कल लगेंगे। कल हम पढ़ेंगे एक तो माही नदी और लुणी। कोशिश करेंगे कल दोनों खत्म कर दूं। कल दोनों खत्म होगी तो परसों आंतरिक अफातन चैप्टर क्लोज, ठीक है? प्रयास करेंगे थोड़ा सा खत्म हो जाए कल, थोड़ा स्पीड से। मैं अगर डायग्राम बना तो उसको रख लेना, बाद में हम बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।